नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के रियल एस्टेट सेक्टर की। एक ऐसी दुनिया जो जितनी जरूरी है उतनी ही उलझी हुई भी। मतलब ये एक ऐसी पहेली है जो विरोधाभासों से भरी पड़ी है और आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और एक सवाल से शुरुआत करते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि जो सेक्टर खेती-बाड़ी के बाद सबसे ज्यादा लोगों को काम देता है, वो सरकारी नजरों में लगभग अदृश्य हो? यही है हमारा पहला और सबसे बड़ा विरोधाभास। अब जरा इन दोनों साइड्स को देखिए। एक तरफ ये सेक्टर देश का दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। जीडीपी में 5% से ज्यादा का हिस्सा है इसका। और तो और इसमें लगा हर एक रुपया जीडीपी में 87 पैसे जोड़ता है। जबरदस्त है ना? लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए, इसे इंडस्ट्री का दर्जा ही नहीं मिला है। कोई डेडिकेटेड मिनिस्टर नहीं, कोई मंत्रालय नहीं, और सबसे हैरान करने वाली बात, कोई भरोसेमंद सरकारी डेटा तक नहीं है। मतलब इतना बड़ा सेक्टर और आधिकारिक तौर पर लगभग गायब सा है। ये विरोधाभास नहीं तो और क्या है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे विरोधाभास की तरफ। ये जुड़ा है घरों की जरूरत और बाजार में उनकी मौजूदगी के बीच के अजीब से गैप से। 4 करोड़ 10 लाख, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। भारत को इतने नए घरों की जरूरत है। ये आंकड़ा हमें साफ साफ बताता है कि देश में घरों की कितनी बड़ी कमी है। ये सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की बुनियादी जरूरत है। यहाँ एक और पहेली सामने आती है। अगर खरीदने के लिए घर कम है, तो लॉजिक तो यही कहता है कि किराए का मार्केट बहुत बड़ा होना चाहिए, है ना? पर असलियत में ऐसा है नहीं। तो सवाल यह है कि आखिर किराए पर देने के लिए मकान इतने कम क्यों हैं? और उस सवाल का जवाब शायद इस एक लाइन में छिपा है। देखिए, पुराने जमाने के जो रेंट कंट्रोल एक्ट्स थे, उन्होंने मकान मालिकों के लिए घर किराए पर देना एक तरह से मुश्किल और घाटे का सौदा बना दिया। नतीजा, नए इन्वेस्टर्स ने किराए के लिए घर बनाने बंद ही कर दिए और सप्लाई लगभग ठप हो गई। अब आते हैं उस विरोधाभास पर जो शायद हम सबको सबसे ज्यादा असर करता है। एक तरफ सरकार कहती है कि सबको घर देना हमारी प्राथमिकता है, पर दूसरी तरफ घर खरीदना ज्यादातर लोगों के लिए एक सपना ही क्यों रह जाता है? तो जब कोई एक घर खरीदता है तो उसका पैसा आखिर जाता कहां है? ये चार्ट इसे बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, एक बड़ा हिस्सा तो जमीन और कंस्ट्रक्शन में जाता ही है, वो तो ठीक है, पर जरा ध्यान दीजिए, टैक्स, ड्यूटीज और स्पीड मनी जैसी चीजें भी कीमत का एक बहुत बड़ा हिस्सा खा जाती हैं। ये स्पीड मनी मतलब वो खर्चा जो काम जल्दी करवाने के लिए देना पड़ता है। तो घर की कीमत सिर्फ ईंट सीमेंट की नहीं होती। स्रोत की ये लाइन अपने आप में पूरी कहानी बयां करती है। सरकारों के लिए प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त पर लगने वाला टैक्स, जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी, कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया है। ये एक दुधारू गाय की तरह है, तो जाहिर है टैक्स कम करने में किसी की कोई खास दिलचस्पी नहीं होती, भले ही इसकी वजह से घर और महंगे होते चले जाएं। अच्छा, तो घर महंगा क्यों है? इसका एक बड़ा जवाब इस नौकरशाही के चक्रव्यूह में छिपा है। देखिए जरा, एक डेवलपर को कोई प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। जमीन की मंजूरी, जोनिंग के नियम, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, लिस्ट बहुत लंबी है। और ये जानकर शायद हैरानी होगी कि कभी-कभी 56 अलग-अलग तरीके के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स यानी एनओसीज लेने पड़ते हैं। 56! जरा सोचिए, हर एक एनओसी के लिए कितना टाइम, कितना पैसा और कितनी भागदौड़ लगती होगी। और ये सारा का सारा खर्चा आखिर में किसकी जेब से जाता है? बिल्कुल सही, घर खरीदने वाले की। चलिए अब जरा इस सेक्टर के अंदर के पैसे और कानून के खेल को समझते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि पैसा घूमता कैसे है और नियम कानून काम कैसे करते हैं या नहीं करते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक घर असल मालिक तक पहुंचने से पहले पैसों के मामले में कई लोगों के हाथ से गुजरता है। हर स्टेज पर एक नया फाइनेंसर आता है। कोई शुरू में पैसा लगाता है, कोई बीच में, कोई बड़ी हिस्सेदारी खरीदता है और हर कोई अपना मुनाफा लेकर ही बाहर निकलता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो आखिरी खरीदार है वो सिर्फ घर की कीमत नहीं दे रहा, बल्कि अपने से पहले के 6 से 7 इन्वेस्टर्स का मुनाफा भी चुका रहा है। और जैसे पैसों का मायाजाल है, वैसे ही कानूनों की भी एक भूल भुलैया है। सैकड़ों कानून, रेगुलेशंस, नियम, और क्योंकि हाउसिंग एक स्टेट सब्जेक्ट है तो हर राज्य के अपने अलग कानून, फिर हर शहर के नगर निगम के अपने अलग नियम। ये कानूनी जाल इतना उलझा हुआ है कि ये कंफ्यूजन पैदा करता है, जोखिम बढ़ाता है और हर काम को और धीमा कर देता है। अच्छा, तो इन सारी दिक्कतों को देखते हुए एक बड़ा सुधार लाने की कोशिश की गई, पर सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक कानून इस पूरी उलझी हुई बुनियाद को ठीक कर सकता है? आइए देखते हैं। साल 2016 में आया रेरा, यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट।
इसका मकसद बहुत अच्छा था। घर खरीदने वालों के हितों की रक्षा करना, सेक्टर में पारदर्शिता लाना और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना। इसे एक तरह से सारी समस्याओं के रामबाण इलाज की तरह पेश किया गया था। पर वादे और हकीकत में अक्सर एक फासला रह जाता है। देखिए, 4 साल बाद भी जमीनी हकीकत थोड़ी अलग है। बिल्डरों को लगता है कि ये कानून प्रैक्टिकल नहीं है। घर खरीदारों को आज भी इंसाफ के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। और जो निवेशक हैं या दूसरे लोग, उन्हें लगता है कि इस कानून में उनकी बात तो सुनी ही नहीं गई। और यहीं आकर हम आज की बात खत्म करते हैं, इसी एक सवाल के साथ। जब किसी सेक्टर की पूरी नींव ही विरोधाभासों पर टिकी हो, जहां इतनी आर्थिक ताकत है पर कोई आधिकारिक पहचान नहीं, जहां घरों की जबरदस्त मांग है पर सप्लाई नहीं, जहां घर सबकी जरूरत है पर कीमत आसमान पर, तो क्या ऐसे में सिर्फ एक कानून सब कुछ ठीक कर सकता है? ये वो सवाल है जिसके जवाब पर इस पूरे सेक्टर का भविष्य टिका है।